हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और इंटरनल ऑडिट हैंडबुक के ऊपर जो मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट इन गवर्नमेंट पर हम एक सीरीज बना रहे हैं, तो इस सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो पिछले जो टॉपिक्स थे उनके बाद जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं उन टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यूज लेंगे और इन एमसीक्यूज से ही आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इस वैल्यू एडिशन प्रोग्राम के अंदर क्विक लर्निंग में आपको इसको सिखा रहे हैं। तो चलते हैं, अब इसको देखते हैं जल्दी से कुछ एमसीक्यूज, और उन एमसीक्यूज में देखेंगे कि इंटरनल ऑडिट हैंडबुक्स पे आप किस तरीके से कुछ चैप्टर्स को फिनिश कर सकते हैं, बस ये 10 मिनट के वीडियोस के अंदर ही। आगे कुछ सरप्राइजिंग चीजें होने वाली है, हम आपके लिए कुछ नई चीजें भी लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है और उन क्वेरीज में अक्सर लोग बोल रहे हैं कि उन्हें मतलब कुछ ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है, और कंटेंट की थोड़ी फ्रिक्वेंसी या कोई सिस्टम बनाया जाए जिससे कि थोड़ा और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए एग्जाम से पहले। तो हमने एक ऐसा ही सिस्टम, ऐसे ही प्रोग्राम प्रिपेयर कर लिया है, और जल्दी हम उस प्रोग्राम के साथ में आपको डील करेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपके साथ में सामने कुछ गाइडेंस दी जाएगी। उस गाइडेंस के थ्रू आप क्या करेंगे, आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे और आपके चैप्टर्स जल्दी जल्दी कवर हो पाएंगे। तो एग्जाम से पहले आप उसको आसानी से कर पाएंगे, और रिवीजन प्रिपरेशन भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, CAE हैज टू रिपोर्ट इंटरनल ऑडिट फंक्शन डायरेक्टली टू एंड ड्यूरिंग। तो यहाँ पर दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए और CAE के बारे में पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए CAE क्या है। प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर, CCA और प्रिंसिपल CCA, ये सब जो होते हैं ये CAE यानी कि चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं। तो ये जो अपनी रिपोर्टिंग है वो किसको देंगे, ठीक है। तो और किस ड्यूरेशन में कब देंगे, ड्यूरिंग कब देंगे, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो भी प्रिंसिपल CCA या CA या CCA, ये जो है ये अपनी रिपोर्टिंग किसको करेंगे, किस चीज़ की रिपोर्टिंग है, पहले तो ये भी पता होना चाहिए। तो ये एक जनरल सी बात है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रिपोर्टिंग है ये, और ये रिपोर्ट किसको देंगे, इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रिपोर्ट है। और ये किसको देंगे, रिपोर्ट किसको करेंगे डायरेक्टली, ये करते हैं ऑडिट कमेटी को। पहली बात, ऑडिट कमेटी होती है, और ड्यूरिंग रिव्यू मीटिंग, तो रिव्यू मीटिंग के दौरान ऐसा होता है। तो एक छोटी सी बात है, लेकिन पता होना चाहिए कि CAE क्या करता है, इंटरनल ऑडिट फंक्शन जो होता है उसकी रिपोर्टिंग, उसको रिपोर्ट करता है किसको, ऑडिट कमेटी को, और रिव्यू मीटिंग के दौरान वो ये सब कुछ करता है। उसके अलग भी हो सकता है, मतलब पहले भी वो उसको रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन रिव्यू मीटिंग पे एक्सक्लूसिवली इस पे ही काम करते हैं। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर रिवीजन इन इंटरनल ऑडिट चार्टर ऑन फोकस इज मोर ऑन। पहले क्या था, इंटरनल ऑडिट क्या था, रेगुलेशंस को ज़्यादा चेक करने के बारे में था, कि सिर्फ रेगुलेशन चेक कर लो, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेकिन चार्टर में रिवीजन हुआ, और उस चार्टर के रिवीजन के बाद में इसमें चेंजेस आए। तो वो चेंजेस हम यहाँ देखेंगे, वो चेंजेस है क्या। तो मैं उस चेंज के बारे में बताना चाहूँगा। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है, जो आपके पास मतलब स्टेटमेंट्स है, उसमें पहला जो है, द अप्रेजल, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल स्कीम्स। पहले जो फोकस था वो इन सब चीज़ों पे नहीं था, अब किस पे हो गया, अप्रेजल के मॉनिटरिंग पे हो गया, अप्रेजल पे हो गया, मॉनिटरिंग पे हो गया, इवेल्युएशन ऑफ इंडिविजुअल स्कीम। अब आपको लेमन लैंग्वेज में मैं बताना चाहूँगा कि है क्या ये। पहले सिर्फ क्या था, रूल रेगुलेशन देखे खत्म हो गई बात। लेकिन अब कोई भी स्कीम लगी हुई है, मान लीजिए कोई मनरेगा की स्कीम है, या कुछ इस टाइप की स्कीम है, ठीक है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लगा रही है किसी मिनिस्ट्री के द्वारा, GST पे रिलेटेड है समथिंग। तो उस स्कीम के अंदर उस स्कीम की मॉनिटरिंग करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे, उसका फीडबैक लेंगे, और वो फीडबैक क्या होगा, रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, यानी कि उसको बाद में प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर क्या है, असेसमेंट ऑफ एडिक्वेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या है, जिन चीज़ों को कंट्रोल करके या मैनेज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। तो उसी को, उनको ही हम क्या करेंगे, एडिक्वेसी चेक करेंगे और इफेक्टिवनेस चेक करेंगे, कि जो हमारे इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो एडिक्वेट हैं या और इफेक्टिव हैं या नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें भी हमें चेक करना होगा। फिर है रिस्क, क्या क्या है, उसके फैक्टर का आइडेंटिफिकेशन भी अब करना शुरू हो गया, और मॉनिटरिंग भी शुरू हो गया। साथ में क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ इकोनॉमी,
इकोनॉमी का क्रिटिकल असेसमेंट, इफिशियंसी का और इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म, इन सब के भी असेसमेंट शुरू हो गए। तो ये सारे असेसमेंट सही हैं, यानी कि नंबर 4 इज द करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए चार्टर में जब चेंजेस आए उसके बाद में रिवीजन होने के बाद में कुछ नई नई चीजें हो गई। ऐसे ही कुछ आपको पूरे उसके हैंडबुक में दिए हुए हैं, उनमें से वो सारे पॉइंट्स आपको पढ़ सकते हो। आप वो पॉइंट अगर पढ़ लेंगे तो वहां पर आपके पास और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि ऐसा हो सकता है, तो इस टॉपिक को ऐसे डील करें कि चेंज होने के बाद में क्या क्या चेंजेस आए हैं, फोकस किस चीज पे हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। डैश इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस। अब ये किसी की डेफिनेशन के बारे में हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में एक ये बता रहा है कि ये जो जिस चीज की डेफिनेशन है वो एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एंड एडवाइजरी एक्टिविटी है। यानी कि अभी जो डेफिनेशन है वो किसी एक्टिविटी के बारे में जो कि इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एक्टिविटी, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो होगा उसको एश्योर करने वाली है, ठीक है। और एडवाइजरी एक्टिविटी यानी कि एडवाइजरी जारी करेगी। और इसका जो काम है वो है वैल्यू को ऐड करना, किसमें? मिनिस्ट्रीज के ऑपरेशन में। मिनिस्ट्रीज के ऑपरेशन में वैल्यू को ऐड करना और इम्प्रूव करने के लिए। इट वुड फैसिलिटेट अचीवमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इसका जो काम है, इस एक्टिविटी का काम है इवैल्यूएशन करना और इफेक्टिव और इम्प्रूव करना इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंट्रोल एंड गवर्नेंस प्रोसेस। यानी कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका काम है इवैल्यूएट कर देना रिस्क मैनेजमेंट को, उसको इम्प्रूव करना, कंट्रोल्स को इम्प्रूव करना और गवर्नेंस प्रोसेस को इम्प्रूव करना। और इन सब के इम्प्रूवमेंट से क्या होगा? वैल्यू ऐड होगी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑपरेशंस में। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि इंडिपेंडेंटली की जाती है, ऑब्जेक्टिव को एश्योर करती है कि ऑब्जेक्टिव जो हम ले रहे हैं, कि हम जो चाहते हैं ऑब्जेक्टिव वो मिल पाएगा या नहीं, उसकी एश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है और एडवाइजरी देती है। ऐसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ये एक्टिविटी क्या होगी। CAE इज नॉट एन एक्टिविटी। CAE तो क्या है? एक क्या है? एक बॉडी है, ठीक है। CAE क्या है? चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव, जो प्रिंसिपल CCA CCA ये सब हो सकते हैं। इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट, ये क्या है? ये एक कमेटी टाइप का हो गया, मैनेजमेंट है ये। इंटरनल ऑडिट विंग, ये क्या है? ये भी कमेटी की तरह है। तो फिर एक्टिविटी क्या है? सिर्फ है इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एडवाइजरी एक्टिविटी। अब कभी कभी भी ये पॉइंट अगर कहीं पे भी यूज होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसलिए इस पॉइंट को एकदम हाईलाइट करके और बिल्कुल दिमाग में आप इसको रखें कि ये क्या होता है, वरना कहीं पर ये यूज होगा और आप फिर इसको समझ नहीं पाएंगे। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल CCA CCA CA in their role as CAE must effectively manage the internal audit wing's activity and this include। अब ये पूछा गया है कि प्रिंसिपल CCA और CA और CCA जो होते हैं उन वो क्या करते हैं? चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव्स की तरह काम करते हैं और वो इस चीज को इफेक्टिवली मैनेज करें तो उसके लिए वो क्या क्या करना होना चाहिए, उसको कौन कौन सी चीजें उन्हें करनी है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर ऐसा वो करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा? रिस्क बेस्ड प्लान को स्टैब्लिश करना होगा जिससे प्रायोरिटीज जो है वो डिसाइड की जा सके। तो ऑब्वियसली इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करना होगा? रिस्क बेस्ड प्लान्स को बनाना होगा जिससे कि प्रायोरिटी को बनाया जा सके। और क्या है? कम्युनिकेटिंग इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी प्लान्स रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट टू द मिनिस्ट्री। अब जो भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है उसको अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी का जो प्लान है और उसके रिसोर्सेज की ज़रूरत क्या है, तो फिर वो क्या करे? उसको पता ही नहीं चलेगा कि आगे जब ऑडिट होगा या कुछ भी चीज़ होगी तो उसको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करवानी है। तो इसलिए पहले उसको कम्युनिकेट कर देना है ताकि क्या होगा, पहले से उन्हें पता रहे कि ये चीज़ें ज़रूरत होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। एंश्योरिंग द इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज आर अप्रोप्रिएट। और क्या करना होगा कि जो रिसोर्स हैं वो अप्रोप्रिएट हैं, सफिशिएंट हैं और इफेक्टिवली डेवलप्ड है, डिप्लॉयड है। अभी ये जो पॉइंट है रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट और इफेक्टिवली डिप्लॉयड, इस पर हम आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन ही मैंने रखा है, ये क्वेश्चन आपको बताएगा, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देगा कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है।
यहाँ पर जो लाइनें लिखी गई हैं वो एक खुद में ही एक अलग से मीनिंग लेके बैठी होती हैं। तो इसलिए आपको ये चीजें थोड़ी सी दिमाग लगा के पढ़नी है और इसको समझ के रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन वो क्या है, स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेबलाइजिंग गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर टू गाइड द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज को भी गाइडलाइन वो गाइड करने के लिए गाइडलाइंस बनानी होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरनल ऑडिट की जो गाइडलाइंस है वो एक तो सीजे देता है और एक क्या होगा जो प्रिंसिपल सीसी और ये सब देता है। तो दो टाइप की होती हैं। तो प्रिंसिपल सीसी यानी कि चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव्स को भी क्या होंगी, गाइडलाइंस बनानी ही होंगी और रिसोर्सेज के का क्या करवाना होगा, अप्रोप्रिएट एंड सफिशिएंट एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट करवाना होगा, डिप्लॉयमेंट, और साथ में कम्युनिकेट करना होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ के ऑडिट प्लान और रिसोर्सेज की क्या ज़रूरत होगी और प्लान बनाना होगा। तो ये सारी बातें ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आपका एक सेंस डेवलप करने में है। जब आपके सामने मान लीजिए कोई मिक्स क्वेश्चन आता है, कुछ भी ऐसा होगा, तो आप उसको रिवाइज करके, इन सब चीज़ों को रिवाइज करके आपके पास एक सेंस होगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इंटरनल ऑडिट जो हैंडबुक है, खास करके इस हैंडबुक में काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड टर्म्स और चीज़ें यूज़ की गई हैं। तो इसमें आपको रेगुलरिटी से अभी पढ़ लेना है और रेगुलरिटी से पढ़ लेना है और उसके बाद में क्या करना है, उन चीज़ों को फिर इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि आपने क्या करा, अभी ये वीडियोस देखे और ये सब हुआ, फिर आपको उनमें से हाईलाइट करके देखना है और एक सेंस डेवलप कर लेना है कि ये चीज़ें इससे रिलेटेड है और ऐसा ऐसा ये बॉडी करती है। जैसे प्रिंसिपल सीसीए जो हैं उनका काम क्या है, वो क्या क्या किसको रिपोर्ट करते हैं, कहाँ किस तरीके से काम करते हैं, उनका क्या क्या गाइडलाइंस जारी करने का है। तो ये सारी बातें अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाना आसान हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, अब मैंने नंबरिंग यहाँ पर क्या हुआ कि जो टीम ने बनाई है तो नंबरिंग भी उन्होंने नहीं सही ढंग से लिखा नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन नंबर 5, और ही लिखा हो गया, उसके बाद शायद आगे सीरीज भी गलत हो जाए। आगे है, द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी इज इफेक्टिवली मैनेज्ड व्हेन। अब इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज को इफेक्टिवली मैनेज कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो पता ही है आपको कि किसी भी ऑडिट एक्टिविटी को इफेक्टिवली मैनेज कब किया जा सकता है, जब हमें पता चल जाए कि उसमें जो पर्पस है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसके हम चार्टर में ही इंक्लूड कर लें। अब देखिए, इंटरनल ऑडिट के लिए हमने क्या करा, एक फंक्शन बनाया, फंक्शन है इंटरनल ऑडिट फंक्शन, ठीक है। अब और इंटरनल ऑडिट की जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें अगर हम उसके पर्पस और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को ही इसके चार्टर में रख लें तो वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इट कंफॉर्म्स विद द स्टैंडर्ड्स। कोई भी चीज़ है, अब देखिए क्या होगा, इंटरनल ऑडिट जो हो रहा है वो ऑडिट क्या हो रहा है, इंडिया में हो रहा है तो वो सीसी गवर्नमेंट्स मिनिस्ट्री में हो रहा है, तो वो कौन करवा रहा है, सीजे के अंडर में हो रहा है, प्रिंसिपल सीसी ये सब कर रहे हैं। लेकिन क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है, तो वैसे ही स्टैंडर्ड्स हमने क्या है, उन स्टैंडर्ड्स को लेके अपने भी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। तो हमेशा स्टैंडर्ड्स पहले से डिफाइन होते हैं, उसके बेसिस पे हमें करना होता है। तो कोई भी एक्टिविटी अगर अच्छी है या गलत है उसके लिए उसको स्टैंडर्ड मैच करना जरूरी है। अब ये है कि एक्टिविटीज को स्टैंडर्ड मैच करना है, लेकिन एक्टिविटीज स्टैंडर्ड तभी मैच कर पाएगी जब जो लोग ऑडिट कर रहे हैं, जो मेंबर हैं, वो क्या करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो करेंगे और स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो दिए वो, और कोड ऑफ एथिक्स का मतलब है कि ये बता रखा है कि किस तरीके से कौन सी प्रैक्टिसेस उन्हें करनी है। ये नहीं ट्रांसपेरेंसी रखनी है, किसी का बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में करप्शन नहीं करना है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो जो जैसा है उसको राइटली प्रेजेंट करना है। आगे चलते हैं, इट और साथ में ये सारी चीजें करने के बाद में इफेक्टिवली अगर हम उसे मैनेज करना चाहते हैं तो हमें ट्रेंड्स और इमर्जिंग इश्यूज भी पता होने चाहिए। पता चला कि हमने पहले इनिशियली इंटरनल ऑडिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन उसके बाद में कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें पता है कि अगर हम कंप्यूटर्स के बारे में या उससे रिलेटेड रिस्क के बारे में नहीं पढ़ेंगे या उनके बारे में हम ऑडिट नहीं करेंगे या फिर उनसे जो इश्यूज आ रहे हैं उनके बारे में कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो उसमें भी क्या होगा, वो ऑडिट की जो एक्टिविटी है इफेक्टिवली मैनेज नहीं होगी।
तो नए नए इश्यूज आएंगे, उन नए नए इश्यूज को जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन होती जाएंगी वैसे वैसे एक नया इशू और क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ेंगी। उसके लिए इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी अगर इफेक्टिवली मैनेज की जा सकती है तो बाय दिस टाइप ऑफ थिंग्स ही की जा सकती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, 1 2 3 4 ये हमने लगा दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन है, एक्चुअल में नंबरिंग गलत हो गई तो इसलिए 5 दिख रहा है। इस क्वेश्चन में काफ़ी हमने फ्रेमिंग की है, फ्रेमिंग करके थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश की है। वो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा था कि एक लाइन में ही बहुत कुछ है, तो यहाँ लिखा हुआ है। वो ये है कि इंटरनल ऑडिट रिसोर्सेज जो हैं उनको अप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एंड इफेक्टिवली डिप्लॉय करना होता है। ठीक है, ये लाइन वहां भी लिखी हुई थी। लेकिन अब इस लाइन का मतलब क्या है, अप्रोप्रिएट का क्या मीनिंग है, सफिशिएंट का क्या मीनिंग है यहाँ पर, और इफेक्टिवली डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। एस तो यहाँ पर हमने 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया और ABC राइट हैंड साइड पे लिख दिया और मैचिंग करवाने के लिए बोल दिया आपको। ठीक है, तो मैचिंग करना है अब आपको। अब यहाँ पर देखिए, मैचिंग के टाइम में आपको कुछ बातें पता चलेंगी। पहला है, इट रेफर्स टू मिक्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड अदर competencies needed to perform the plan। ठीक है, तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। वैसे तो आप एलिमिनेशन के तरीके से इसको आराम से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंसीडर करके बताता हूँ इसकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। ये बोल रहा है कि अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्या किस तरीके से जो अप्रोप्रिएट है, जो सी है वो 1 से लिंक होगा, वो 1 से लिंक होगा। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा हुआ है। अप्रोप्रिएट का मतलब है कि अप्रोप्रिएट का जो मीनिंग होता है वो है मिक्सिंग ऑफ नॉलेज, स्किल एंड अदर competency needed to perform the plan। वो ये बोल रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं अगर वो अप्रोप्रिएटली यूज किए जाएं, अप्रोप्रिएट है, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, मिक्स करें नॉलेज को, स्किल को और अदर competency, जिससे कि परफॉर्म कर पाए प्लान को। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। डैश रेफर टू क्वांटिटी रिसोर्स नीडेड टू कम्प्लीट द प्लान। सफिशिएंट का जो मतलब है वो ये होना चाहिए कि प्लान करने के लिए हमें, जो प्लान करने के लिए हमें जो रिसोर्सेस चाहिए उनकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट वो क्वांटिटी जो होनी चाहिए, वो प्लान मतलब इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि जो हमारा प्लान है वो अकम्प्लिश हो पाए। तो सफिशिएंट इतना होना चाहिए। मतलब क्या है, अब जैसे हम किसी पर्टिकुलर स्कीम को लगाना चाहते हैं, उस स्कीम में अगर हम कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स का मतलब ये हो गया कि वो चीज़ें जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनसे कि हमारे जो आउटपुट्स हैं वो बदले जा सकते हैं। अगर हम उन कंट्रोल्स को ही इतनी वैल्यू में नहीं रख रहे कि वो कंट्रोल्स हमारे चीज़ को हमारे जो स्कीम है उसको कंट्रोल कर पाए, ठीक है, उसको सही रास्ते पे ले जा पाए, तो फिर वो सफिशिएंट नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा ये ले लेता हूँ कि मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, आपने कहीं पर किसी फैक्ट्री में कुछ बन रहा है तो वहां पर आपने क्या करा, कैमरेज लगा दिए। वो कैमरा क्या होंगे, आपके चोरी को करने से बचाएंगे और ये भी देखेंगे कि कौन काम करता है नहीं है, इस टाइप का कुछ लगाया गया है। ठीक है, और कुछ भी मिस हैपनिंग होती है उसको भी डिटेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने अगर रोड पर जो कैमरे या किसी फैक्ट्री में लगाए वो कैमरे ही 2 या 4 लगा दिए, तो उससे क्या होगा, जो कॉर्नर में बैठे हैं या कॉर्नर में कुछ हो रहा है तो हमें नहीं पता चलेगा। तो इसलिए सफिशिएंट क्वांटिटी हमें चाहिए जिससे कि हमारा जो प्लान है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव वो पूरा हो सके। अब आगे चलते हैं। तो सफिशिएंट भी आप समझ सकते हैं, यूजिंग थिंग्स इन वे टू ऑप्टिमाइज अचीवमेंट ऑफ द अप्रूव्ड प्लान। इफेक्टिवली डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, आप आप मान लीजिए कि आपके पास जो स्कीम थी, उस स्कीम में आपने क्या करा, स्किल भी था, कंपिटेंसी भी थी, नॉलेज भी थी, सब कुछ था। ठीक है, मान लीजिए एक ऑडिट के एग्जांपल लेते हैं। आपने एक टीम बनाई जो कि स्किल थी, उसके पास नॉलेज थी, कंपिटेंसी थी, सब कुछ था। ठीक है, फिर उसको आपने क्या करा, जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो सारी चीज़ें सफिशिएंटली प्रोवाइड भी करवा दी। लेकिन अब क्या हुआ, वो जब ऑडिट करने गए वो वहां जाकर गए ही नहीं, वो जाकर सो गए कहीं पर। तो क्या होगा, क्या वो प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्टिवली डिप्लॉयमेंट करना होगा। मीनिंग ये, जैसे कि बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर टाइम हमें क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पे ऑडिट होने जा रहा है, मैं ये ऑडिट का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो उस ऑडिट के दौरान आप कितना टाइम फाइनेंशियल चीज़ों पे लगाएंगे, कितना चीज टाइम आप रूल रेगुलेशंस पे लगाएंगे, कितना टाइम आप अदर चीज़ों पे लगाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
अब 10 दिन का कोई पीरियड है और उस 10 दिन में आपने क्या किया, उसको 8 दिन तो आपने कुछ छोटी चीज़ों पे ही ज़ाहिर कर दिए और बाकी जो 2 दिन थे उसमें आप बड़ी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें करने लगे हो। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल। तो इससे पता चला हमें कि ये इफेक्टिव डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये तीनों मतलब आप समझ चुके हैं, सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट और इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, द सीए रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन टू कंसर्न मैनेजमेंट एंड द बोर्ड मस्ट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट। अब देखिए, जब भी सीए रिपोर्ट करेगा या कम्युनिकेट करेगा कंसर्न मैनेजमेंट को और बोर्ड को, तो उस समय उसको कौन कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो करनी चाहिए वो तो यहाँ पर बहुत सारी हैं, लेकिन ये पता करना है क्या नहीं करनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग करते समय। अभी भी हमने देखा था कि रिपोर्टिंग के समय हमें क्या बताना चाहिए किसी को भी, या फिर जो ऑडिट एक्टिविटीज में भी हमने देखा था कि कभी भी इफेक्टिवली चीजों को करना है तो चार्टर तो बताना ही होगा, तो चार्टर तो बताना है। आगे चलेंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी, इसको भी बताना पड़ेगा कि इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ऑडिट प्लान एंड प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान, ऑडिट का प्लान क्या होगा और उसकी प्रोग्रेस क्या होगी, ये भी उसे बताना ही पड़ेगा। रिसोर्सेज जो है वो मिनिस्ट्रीज को बताने ही पड़ते हैं जिस तरीके से। रिजल्ट क्या आया वो भी बताना ही पड़ेगा। अब आप ऐसा तो है नहीं ऑडिट कर लेंगे और रिजल्ट नहीं बताएंगे। और ये भी बताएंगे आपके कोड ऑफ एथिक्स या स्टैंडर्ड से हम कितना मैच कर पा रहे हैं। और मैनेजमेंट रेस्पॉन्स टू रिस्क दैट इन चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव जजमेंट मे बी अनएक्सेप्टेड एक्सेप्टेबल टू मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब होगा क्या, जैसे चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव ने कुछ जजमेंट निकाला, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स आ रहा है, मैनेजमेंट कुछ और कहना चाह रही है, जो प्रोग्राम डिवीजन मैनेज वाले लोग हैं यानी कि जिनके अंडर स्कीम चल रही है वो कुछ और रेस्पॉन्स दे रहे हैं रिस्क में, और यहाँ पर जो चीफ ऑडिट एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कुछ और बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, मैनेजमेंट के रेस्पॉन्स को मिनिस्ट्री एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है, यानी कि मिनिस्ट्री जो चाहेगी वो उसके अकॉर्डिंग अपना चलाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनको कम्युनिकेट करनी होती है मैनेजमेंट और बोर्ड को। तो इसमें से क्या नहीं करना होता है, तो ऑप्शन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं करना होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। इसका मतलब आंसर होगा नन ऑफ दीज, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है। मैं इसको क्रॉस करने लग रहा था, यही आंसर है आपका। तो पता चला आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो आपको नहीं करना है, सारे ही आपको करने ही पड़ेंगे। यानी कि ऑडिट का चार्टर भी देना होगा, इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज के बारे में बताना होगा, प्लान्स के बारे में बताना होगा, रिसोर्सेज के बारे में, रिजल्ट ऑफ ऑडिट, और कोड ऑफ एथिक्स हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्स है जो कि एक्सेप्टेबल हो सकती है मिनिस्ट्री को, ये भी हमें उसे इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी ही होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इसमें इंक्लूड करनी ही होती है। तो इतना था इसमें। अब इसमें लगभग एक और पोर्शन बचा है जिसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, और आने वाले वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा प्रोग्राम के थ्रू हम आपको ये करवाएं जिससे कि आपको पूरे चैप्टर ही बहुत एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाए, और उससे ही आपको एक गाइडेंस मिल जाए और एक ओवरव्यू हम उसको दे दें, और बाकी फिर हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे, वो क्वेश्चंस आप करके उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो टिल देन बाय बाय। ये हमारी टेस्ट सीरीज है जो अवेलेबल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आने वाली टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो कुछ इस वीकेंड तक आ ही जाएगी उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, एजुकेशनल ऐप पर चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं आप, यूट्यूब को भी यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो हमारे जो वीडियोस हैं या जो भी अपडेट्स हैं वो आपको आते रहेंगे। अब लास्ट मंथ बचा है तो आपको थोड़ी प्रिपरेशन ज़्यादा करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, और हो सके तो ऑफ लीजिए, ऑफ लेकर अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। यहाँ हमें प्रोग्राम्स ऐसे करेंगे, जल्दी ही आपको अपडेट मिल जाएगी, तो उसी में आपको बता दिया जाएगा कौन सा क्या है। और जो हमारे प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं, ऐसा नहीं है उनके लिए कुछ अलग से उनको हम कुछ नहीं देंगे। जो भी चीज़ें नहीं आएंगी जो उनके लिए हेल्पफुल होंगी वो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई और प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो टिल देन बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।